हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित गौतम, रेजोनेंस पीसीसीपी हिंदी एंड संस्कृत सीनियर फैकल्टी। और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 9th कोर्स बी स्पर्श भाग 1 के एक चैप्टर जो कि हमारे कविता से लिया गया है, जिसके राइटर है मिस्टर अरुण कमल, जिनकी 2 कविताएं हमारे पाठ्य पुस्तक के अंदर समाहित की गई है। पहली कविता का नाम है नए इलाके में और दूसरी कविता है खुशबू रस्ते हैं हाथ। तो इनके वन शॉट रिवीजन के रूप में हम बात करेंगे कि किस तरह से इसका दोहरान हम बहुत क्विक समय के अंदर, बहुत कम समय के अंदर एक अच्छा दोहरान कर सकते हैं, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें इसके अंदर है और क्या क्या क्वेश्चन इसके इंपॉर्टेंट है। उन सब चीजों के बारे में हम बहुत ही अच्छे और सरल शब्दों के अंदर और बहुत ही अच्छी ट्रिक के माध्यम से इसको समझने की हम कोशिश करते हैं। तो चलते हैं हमारे आज के इस टॉपिक के अंदर, जो कि कक्षा 9वीं का ये टॉपिक है, जिसके राइटर है मिस्टर अरुण कमल। पहली जो कविता है नए इलाके में, दूसरी कविता है खुशबू रस्ते हैं हाथ। ये जो पहली कविता है, इस पहली कविता के अंदर बेसिकली उन्होंने नवीनीकरण या औद्योगिकीकरण के कारण जो परिवर्तन हमें देखने को मिल रहा है, उन तमाम समस्याओं के रूप में जो नई नई समस्याएं उत्पन्न हो रही है, लोगों को अपने गंतव्य तक जाने में परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है, उससे संबंधित ये कविता लिखी गई है, जिसमें स्वयं लेखक या कवि बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा है, जो कि अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पा रहा। इसी प्रकार से जो उनकी दूसरी कविता है खुशबू रस्ते हैं हाथ, एक ऐसे वर्गहीन समाज के ऊपर उन्होंने बात करने का प्रयास किया। वे वर्ग जो समाज के सौंदर्य निर्माण में अपनी भूमिका अदा करते हैं। भूमिका अदा करते हैं, लेकिन अभावों में अपनी जिंदगी व्यतीत करते हैं तथा लोग फिर भी इसी समाज को उपेक्षित करने का काम करते रहते हैं। तो इस तरह से दोनों की दोनों जो कविताएं हैं वो पूर्ण रूप से समस्यात्मक प्रधान कविता है, जहां पर पहली कविता में औद्योगिकीकरण या नवीनीकरण के कारण जो व्यक्तियों के सामने समस्या उत्पन्न हो रही है उसकी ओर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास, और दूसरी कविता जो है ऐसा वर्ग, ऐसा समाज जो स्वयं अभावों में जिंदगी व्यतीत करता है, लेकिन फिर भी बाकी के सौंदर्य को निर्माण करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका वो अदा करता है। कई प्रकार के छोटे छोटे उद्योग वो उन्हीं गलियों में, उन्हीं नदियों, उन्हीं नालों के पार रह करके बनाने का प्रयास करता रहता है। पहली कविता का हम सारांश देख लेते हैं। वैसे तो मैंने आपको थोड़ा सा उसके बारे में इंट्रोडक्शन दे ही दिया है। नए इलाके में,
इन नए बसते इलाकों में जहां रोज बन रहे हैं नए नए मकान, मैं अक्सर अपना रास्ता भूल जाता हूं। कि कभी अपने बारे में स्वयं कह रहा है कि रोज इस प्रकार के नए नए इलाके बसते जा रहे हैं, नई नई चीजें बनती जा रही है, पुरानी चीजें घटती चली जा रही है, और इन बनते हुए इलाकों में अक्सर कभी अपना रास्ता भूल जाता है, धोखा दे जाते हैं पुराने निशान। खोजता हूं ताकता पीपल का पेड़, खोजता हूं ढहा हुआ घर और जमीन का खाली टुकड़ा जहां से उसको बाएं मुड़ना था, लेकिन कोई भी चीज उसको वहां पर दिखाई नहीं देती है। ठीक है, इसके बाद कहा कि मुड़ना था मुझे 2 मंजिला बाद, बिना रंग वाले लोहे का फाटक वाला एक मकान था, घर 1 मंजिला था, लेकिन मैं हर बार इस असमंजस की स्थिति के कारण एक घर पीछे आ जाता हूं या एक घर आगे चल देता हूं। मतलब वो बहुत कंफ्यूज है कि इस प्रकार से नए नए निर्माण हो रहे हैं कि वहां कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, और उस असमंजस की स्थिति में एक घर पीछे या 2 घर आगे ठकमकाता हुआ पहुंच जाता है। निश्चित तौर पर आगे कह रहा है कि यहां रोज कुछ बन रहा है, रोज नई नई चीजें बन रही है और पुरानी चीजें घट रही है। अंततः इस बात पर निष्कर्ष पर निकलता है कि यहां स्मृति का कोई भरोसा नहीं रहा। वो इंसान को ये बताना चाह रहा है कि हम अपनी यादों के सहारे अब अपने गंतव्य तक पहुंच पाना बहुत मुश्किल है। जो निशान, जो स्मृतियां, जो चिन्ह हमने बना रखे हैं, शायद उन चिन्हों के भरोसे हम अपने गंतव्य तक, अपने मुकाम तक नहीं पहुंच सकते। एक ही दिन में हमारी जो दुनिया है पूरी की पूरी बदल गई है। ऐसा लगता है कि जैसे वसंत ऋतु में गया और पतझड़ ऋतु में वापस आया हूं, जैसे बैसाख के महीने में गया हुआ भादो मतलब भाद्रपद के महीने में वापस आया हूं, कि बहुत कम समय हुआ है। बसंत ऋतु और पतझड़ ऋतु के अंदर बहुत कम समय का अंतर, वैशाख के महीने और भाद्रपद के बीच में बहुत कम समय का अंतर, लेकिन फिर भी मैं अपने गंतव्य तक, अपने मकान तक नहीं पहुंच पा रहा। अब यही उपाय है कि मैं हर दरवाजा खटखटाऊं और वहां जाकर के पूछ लूं क्या ये वही घर है जिस घर मुझे पहुंचना है। समय बहुत कम है तुम्हारे पास, क्योंकि बारिश का मौसम है, कभी भी बारिश हो सकती है, आकाश से पानी जल्दी से चला आ रहा है। अब तो मैं अंततः एक ही बात कह रहा हूं कि ऊपर से ही कोई मुझे पहचान ले और अंदर बुला ले। इस प्रकार से बहुत ही साधारण सी भाषा के अंदर उन्होंने अपनी इस नवीनीकरण के बारे में कहा। प्रस्तुत पाठ की पहली कविता नए इलाके में कवि ने एक ऐसी दुनिया में प्रवेश के आमंत्रण का उल्लेख किया है जो एक ही दिन में पूरी की पूरी बदल जाती है। पुरानी पढ़ना या बदलने के लिए आया है। इस कविता के आधार पर कवि इस बात का ज्ञान देना चाहता है, ध्यान दिलाना चाहता है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं होता। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है कि जीवन में कोई भी चीज स्टेबल नहीं होती, हर पल कुछ न कुछ बदलता रहता है। बिकॉज कि चेंज इज द रूल ऑफ नेचर, जैसा कि हमारे इंग्लिश के अंदर भी उक्ति दी गई है कि परिवर्तन ही सृष्टि का या प्रकृति का नियम है। अर्थात कोई भी वस्तु या जीव हमेशा के लिए नहीं रहते, वो निश्चित तौर पर बदलते रहते हैं। कवि के साथ अक्सर ऐसा होता है कि वह अपना रास्ता ढूंढने के लिए पीपल के पेड़ के बारे में, ढहे हुए घर के बारे में, सबके बारे में सोचता है, लेकिन उसको भी काट दिया है। फिर कभी पुराने गिरे हुए मकान को ढूंढता है, परंतु वह भी उससे अब कहीं दिखाई नहीं देता। कहने का तात्पर्य है कि कवि को अब बहुत से मकानों के बन जाने से घर का रास्ता ढूंढने में अत्यंत परेशानी का सामना करना पड़ता है। कवि कहता है कि जहां पर रोज कुछ नया बन रहा हो, कुछ मिटाया जा रहा हो, यहां पर अपने घर का रास्ता ढूंढने के लिए आप अपनी याददाश्त पर भरोसा नहीं कर सकते। हम अपनी स्मृतियां, अपनी यादों के भरोसे उस मकान तक नहीं पहुंच पा रहे। कवि कहता है कि एक ही दिन में सब कुछ इतना बदल गया है कि एक ही दिन में पूरी की पूरी दुनिया जैसे पुरानी सी पड़ने लगती है, जैसा लगता है कि महीनों बाद लौटा हूं। कवि कहता है कि अब सही घर ढूंढने का एक ही उपाय है, हर दरवाजे पर जाओ, दस्तक दो और आने वाले से पूछो क्या भाई मैं अंदर आ सकता हूं, क्या ये मेरा घर है। इस प्रकार की स्थिति वर्तमान समय में बड़े बड़े शहरों की हो चुकी है। इसके बाद हमारी जो दूसरी कविता है, जिसको हमने एक ही पेज के अंदर आपके सामने प्रस्तुत किया है, खुशबू रचते हैं हाथ।
बहुत ही अच्छी पोयम, और अरुण कमल साहब ने अपने पूरे भावावेश में आकर के इस कविता को बहुत ही सुंदर तरीके से हमारे सामने चित्रित किया है। नई गलियों के बीच, कई नालों के पार, कूड़े करकट के ढेरों के बाद बदबू से फटते जाते हैं। इस टोले के अंदर रहने वाले, इस समूह के अंदर रहने वाले, इन अभावों में जिंदगी व्यतीत करने वाले उन सामाजिक व्यक्तियों के हाथ, उभरी नसों वाले हाथ, अर्थात वृद्ध व्यक्तियों के लिए कहा, घिसे नाखूनों वाले हाथ, यहाँ पर मजदूरों के बारे में जिक्र कहा, पीपल के पत्ते के समान नए नए हाथ, यहाँ छोटे छोटे बालकों का जिक्र किया, जूही की डाल के समान खुशबूदार हाथ, या छोटी छोटी बालिकाओं के बारे में कहा गया जिनकी पढ़ने की उम्र है लेकिन वो फिर भी अपने माता पिता के साथ उन तमाम तरह के कामों में लगी हुई है। जख्म से फटे वाले, गंदे कटे पिटे हाथ, वापस से मजलूम और शोषण का शिकार होने वाले व्यक्तियों के लिए कहा, लेकिन फिर भी ये तमाम काम करते हुए भी वो समाज को सुरक्षित रखने का काम, समाज को सौंदर्य दृष्टि का काम करने में लगातार लगे हुए हैं। तीसरे पैराग्राफ में कहा, यही इस गली में बनती है मुल्क की मशहूर अगरबत्तियां, इस राष्ट्र की, इस देश की मशहूर अगरबत्तियों का निर्माण इन्हीं गंदे मोहल्ले के गंदे लोगों के द्वारा, जिन व्यक्तियों को हमने उपेक्षित कर रखा है, वे केवड़े, गुलाब, खस, रातरानी, अगरबत्तियां दुनिया की सारी गंदगी के बीच, दुनिया की सारी खुशबू के बीच रहते हुए खुशबू रसने का काम लगातार करते रहते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने इस कविता के अंदर ये समझाने का प्रयास किया कि किस प्रकार से उन्होंने खुशबू रसने का काम लगातार जारी रखा। इसके पाठ के सारांश में एक बार देखते हैं। इस पाठ की दूसरी कविता खुशबू रसते हैं हाथ में, कवि ने सामाजिक विषमताओं को बेनकाब किया है कि समाज में इस प्रकार की विषमताएं, असमानताएं बनी रहती है। इस कविता में कवि ने गरीबों के जीवन पर प्रकाश डालने का प्रयास किया। कवि कहता है कि अगरबत्ती का इस्तेमाल लगभग हर व्यक्ति करता है। इस कविता में कवि ने उन खुशबूदार अगरबत्ती बनाने वाले के बारे में कहा जो खुशबू से बहुत कोसों दूर है। ऐसा कवि ने इसलिए कहा क्योंकि वो व्यक्ति तो खुशबू रसने का काम कर रहे हैं, लेकिन उन व्यक्तियों को कभी भी उस प्रकार का वो लेवल नहीं मिल पाया, वो पदवी नहीं मिल पाई जो पद उनको मिलना चाहिए था, जो सम्मान उनको मिलना चाहिए था। क्योंकि अगरबत्ती का कारखाना अक्सर किसी तंग गली में, घरों या सड़कों के किनारे गंदे पानी के बहाव में लिए बनाए गए रास्ता का पार बदबूदार कूड़े करकट के ढेर के समीप होता है। कवि कहता है कि अगरबत्ती बनाने वाले कारीगरों के हाथ तरह तरह के होते हैं। किसी के हाथों में उभरी हुई नसें होती है, बूढ़ा व्यक्ति, किसी के हाथों में नाखून घिसे होते हैं, कुछ कारीगरों के हाथ गंदे कटे पिटे चोट के कारण फटे हुए भी होते हैं। कवि कहता है कि दूसरों के लिए खुशबू रचाने का काम करने वाले खुद न जाने कितनी और कैसी कैसी तकलीफों का सामना करते रहते हैं। कवि कहता है कि यह एक विडंबना ही है, एक मजबूरी ही है कि दुनिया की सारी खुशबू उन गलियों में बनती है जहां दुनिया भर की गंदगी समाई होती है, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति कभी भी अपना मन छोटा नहीं करते। आगे इनके कुछ प्रश्न देखते हैं कि खुशबू रसने वाले हाथ कैसी परिस्थितियों में तथा कहां कहां रहते हैं। तो आंसर है कि खुशबू रसने वाले हाथ घोर गरीबी, अभावग्रस्त, अमानवीय परिस्थितियों में, गंदे नालों के बीच, कूड़े करकट के ढेरों के पास, छोटी छोटी गंदी गंदी बस्तियों में, तंग बस्तियों में, गलियों में रहते हैं और वहां की बदबू को सहन करते हुए, उन अभावग्रस्त चीजों को सहन करते हुए संसार के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए इस प्रकार से सुंदरता और खुशबूदार वातावरण बनाने के लिए वो काम करते रहते हैं। कवि ने यह क्यों कहा कि खुशबू रसते हैं हाथ, ये टाइटल क्यों लिखा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खुशबू रसने वाले हाथ, ऐसा कवि ने इसलिए कहा कि जिन हाथों के द्वारा दुनिया भर में खुशबू फैलाई जा रही हो वे हाथ गंदे हैं और गंदी जगहों पर रहते हैं, अभावग्रस्त जीवन जीने को विवश है, मजबूर है, उनकी इच्छा नहीं है लेकिन मजबूरी में इस प्रकार के काम करने को विवश है। इसलिए बार बार इस प्रकार की बात,
इस प्रकार का जिक्र, इस प्रकार का वर्णन, इस प्रकार का चित्रण उन्होंने बार बार इस कविता के अंदर दोहराने का प्रयास किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, इस कविता को लिखने का मुख्य उद्देश्य क्या है? वास्तव में प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इस कविता को लिखने में का एक ही उद्देश्य है कि समाज के मजदूर वर्ग और अन्य लोगों के बीच घोर विषमता का चित्रण दिखाई देता है, कि बाकी समाज के व्यक्तियों में और इस प्रकार के व्यक्तियों के बीच में आर्थिक असमानता है, आर्थिक विषमता है। इस विषमता को कहीं ना कहीं हमें पूरा करना चाहिए, उनको भी वो अधिकार, वो सम्मान मिलना चाहिए जो समाज के बाकी वर्ग वाले व्यक्तियों को मिल रहा है। दुनिया भर में अपनी बनाई अगरबत्तियों के माध्यम से सुगंध फैलाने वाले मजदूर वर्ग का घोर गरीबी में, गंदगी के बीच जीवन बिताना तथा समाज के द्वारा उनकी उपेक्षा की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करवाना। तो इस प्रकार से इन दोनों कविताओं के अंदर अरुण कमल साहब ने अपनी अपनी दो प्रमुख समस्याओं का चित्रण किया, और दोनों ही समस्याएं, जो कि एक समस्या नवीनीकरण के कारण हुई और दूसरी समस्या शायद हमारे वर्ग संघर्ष के कारण हुई, इन समस्याओं को वो समाज के पटल पर रखना चाहा कि निश्चित तौर पर इन समस्याओं का निराकरण अत्यंत आवश्यक है। इसलिए क्लास 9th के सिलेबस के रूप में हमारी इस कविताओं को रखने का प्रयास किया है। निश्चित तौर पर आज का लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा। मैंने पूर्ण प्रयास किया है कि बहुत ही कम शब्दों के अंदर अधिक से अधिक चीजों को आपको बताया जाए, ताकि एग्जाम के अंदर आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके। तो आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में, बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर क्लास 9th की इस परीक्षा के लिए आपको बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट।